अतिथिगण संगोष्ठी के सभी सत्रों में सम्मिलित होंगे। अब हम 15 मिनट के बाद प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। इस सत्र का विषय है राजभाषा नीति, राजभाषा हिंदी का उद्भव और तकनीकी कार्यों में राजभाषा का प्रयोग। इस सत्र के पैनलिस्ट हैं उप महानिदेशक श्री AP राउत जी और मुख्य वास्तु पश्चिम क्षेत्र श्री अब्दुल सलेम जी। अब मैं पैनलिस्ट वक्ता से परिचय कराती हूँ। श्री AP राउत जी ने उप महानिदेशक मुख्यालय के पद पर दिनांक 18/1/2016 को कार्य ग्रहण किया। उन्होंने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के क्षेत्र में विशेषता हासिल की है। और दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री अब्दुल सलीम जी, मुख्य वास्तु पश्चिम क्षेत्र के पद पे उन्होंने अपनी पदोन्नति पर दिनांक 13/5/2016 को कार्य ग्रहण किया। उन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइन में भी विशेषता हासिल की है। मैं श्री AP राउत जी और श्री S अब्दुल सलीम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं पैनलिस्ट से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे की कार्यवाही का संचालन करें। राजभाषा संगोष्ठी में प्रथम सत्र के इसमें राजभाषा नीति, राजभाषा हिंदी का उद्गम और तकनीकी कार्यों में राजभाषा का प्रयोग के लिए प्रथम श्रीमती सीमा नायर को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। वो अपना संगोष्ठी में पहला पुष्प अपना सादर करें। मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ अधिकारियों और साथियों, आप सभी का नमस्कार। आज की राजभाषा संगोष्ठी में मुझे आपके साथ हिंदी का उद्भव और आज की स्थिति पर अपने विचार बांटने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं अपने अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है।
भारत बहुभाषी देश होने के बावजूद ज़्यादातर जनता हिंदी में ही अपनी बातचीत करते आए हैं। हम सरकारी कार्यों से जुड़े होने के कारण हमारे लिए सरकार की भाषा अर्थात राजभाषा का ज़्यादा प्रयोग करने की हमसे अपेक्षा की जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी है। जो सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र सिंध प्रदेश कहलाता है, जो ईरानियों के संपर्क में आकर हिंदू और हिंद हुआ। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानी जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की भाषाएं हैं, जिनका विभाजन वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी का आदिकाल, हिंदी का मध्यकाल और हिंदी का आधुनिक काल के रूप में किया है। हिंदी का साहित्य 1000 ईस्वी से प्राप्त है, जिसके पहले का इतिहास अपभ्रंश में है, जिसे हिंदी की पूर्व पीठिका मानते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। 1460 के आसपास हिंदी में दोहा, चौपाई, छप्पाई व छंदों के रूप में साहित्य सृजन हुआ था और प्रमुख रचनाकार थे गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाला, चंद बरदाई, कबीर आदि। मध्यकाल 1550 से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। इस अवधि में मुगलों का शासन होने के कारण अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में आए और जब यूरोपीय देशों के साथ व्यापार चलने लगा तब पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में शामिल हुए। इस समय के प्रमुख कवि थे महाकवि तुलसीदास, संत सूरदास, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी भूषण आदि। आधुनिक काल 1800 से आज तक चल ही रहा है। हिंदी का आधुनिक काल देश में अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। पराधीन होते देशवासी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों ने उनका शासन मजबूत बनाने और भारत को विकसित करने की कोशिश में सभी क्षेत्रों पर अपनी छाप छोड़ी थी। इसलिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्द भी बढ़ने लगे। 1830 में खड़ी बोली रूप में काफ़ी लोकगीत और लोक कथाओं की रचना हुई है। उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी हिंदी का आधार यही खड़ी बोली थी। 19वीं सदी के आरंभ में देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका माध्यम हिंदी थी और महात्मा गांधी सहित कई नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल कर रहे थे। हिंदी केवल उत्तर भारत की नहीं, समूचे भारत की भाषा बनने लगी थी। 1900 से 1950 तक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा आदि अनेक रचनाकारों ने भाषा के विकास में योगदान दिया। अब प्रयोजनमूलक हिंदी का युग है, जिसके दो रूप प्रमुख है। पहला है साहित्यिक रूप, जिसने भाव रूप और अभिव्यक्ति की भंगिमाओं, शैलियों, पद्धतियों को विकसित किया है, और दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसमें विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। यह रूप समाज सीमित नहीं है और रोज़मर्रा के कामकाज के लिए संप्रेषण का माध्यम है। इसलिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विषय विशेष संबंधी शब्दावली बनाई जाती है और ये शैली सामान्य भाषा शैली से अलग होती है। सामान्य हिंदी व्यक्तिगत स्तर पर हिंदी के बोलचाल का रूप है, जो व्याकरण के नियमों से परे है, निर्बाध है और अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग रूप बोली जाती है। साहित्यिक हिंदी आम जनता की भाषा से भिन्न, कलात्मक, ललित, रोचक, तो कभी शब्द शक्ति, अलंकार आदि के कौशल से भरी होती है। इसका प्रयोग साहित्यकार और कलाकार ही ज़्यादा करते आए हैं। व्यावसायिक हिंदी सामाजिक जीवन से संबंधित क्षेत्रों तथा प्रशासन, राजनीति, कृषि, व्यापार, उद्योग, विधि, अर्थव्यवस्था, प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि के लिए चिंतन, मनन और अभिव्यक्ति की हिंदी है। इस संदर्भ में हिंदी के प्रचार प्रसार में फिल्मों के योगदान के बारे में नहीं कहेंगे तो उचित नहीं होगा। फिल्मों
बहुभाषी देश होने के बावजूद भारत के सभी राज्यों की जनता हिंदी फिल्मों से आकृष्ट होते आए हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों का भी जनता के बीच में हिंदी को पहुंचाने का काफ़ी योगदान रहा है। हम प्रशासन से जुड़े कार्य करते हैं, इसलिए हमें भारत के प्रशासन की भाषा अथवा राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करना चाहिए। शासन और जनता के बीच हिंदी संपर्क भाषा का कार्य करती है। प्रशासनिक कार्य पूरा करने के लिए हमें सामान्य बोलचाल की हिंदी का प्रयोग शुरू करते हुए कार्यालयीन हिंदी तक पहुंचना चाहिए। उसे सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होने के साथ साथ शिष्ट और शालीन भी होनी चाहिए। साथ ही जिस विषय पर लिखा जाता है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हमें तकनीकी शब्दों, पारिभाषिक शब्दों के सर्वमान्य रूपों का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है राजभाषा की प्रगति में आप सभी अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। अभी मैं श्री अभिषेक यादव इनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे इस कार्यक्रम में जो विषय प्राप्त हुआ है वो है विश्व एवं भारत में राजभाषा हिंदी का वर्तमान और भविष्य। तो इस विषय पर मैं अपने विचार आप सब के साथ बांटना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी है कि हम हिंदी दिवस या हिंदी मास क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के मसौदे समिति ने, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था और इसी के साथ 14 भारतीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 14 सितंबर के दिन इसीलिए हम हिंदी दिवस एवं हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरे सरकारी कार्यालयों में हिंदी मास या हिंदी पखवाड़े के रूप में सितंबर महीने को मनाया जाता है। आजकल हिंदी में बात करना फैशन में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए हमारे अंदर गर्व की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना था कि निज भाषा यानी कि मातृभाषा ही सब उन्नतियों का मूल आधार है। कुछ लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान, विज्ञान और विकास की भाषा है, जबकि रूस, जापान और चीन जैसे कई बड़े देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनाकर ये साबित किया है कि अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी ज़्यादा सफल होते हैं और अपनी मातृभाषा के दम पर देश विकास कर सकता है। विकास के मामले में ये कुछ देश आज हमसे मीलों आगे हैं। भारत के अधिकतर लोग हिंदी में वार्तालाप करते हैं। आज विश्व में करीब 130 करोड़ लोग हिंदी में बात करते हैं या फिर हिंदी समझते हैं, जिसका अर्थ है विश्व का हर छठा व्यक्ति हिंदी बोलता है या समझता है। प्रेम सागर को आधुनिक हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक माना जाता है। लेखक लल्लू लाल की यह किताब 1805 में प्रकाशित हुई थी। - 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला था। भले ही हमारे संविधान ने हिंदी को 20वीं सदी में राजभाषा का दर्जा दिया, लेकिन देवनागरी लिपि 11वीं सदी में ही अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी विश्व की उन गिनी चुनी भाषाओं में से है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण लिखने से थोड़ा भी अलग हो। हिंदी में हर अक्षर की एक अलग ध्वनि है और इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था। जबकि अंग्रेजी में जो लिखा जाता है कई बार वो बोला नहीं जाता और ये कई लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बन जाती है। दुनिया के लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत को छोड़कर विदेशों में 25 से ज़्यादा अखबार और मैगजीन हर रोज़ हिंदी में निकलते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिसमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। डिजिटल मीडिया में भी हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर विज्ञापन। भारतीय युवा यूट्यूब में 90% से ज़्यादा हिंदी वीडियो देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया में हिंदी को बढ़ाने में यूनिकोड की अहम भूमिका रही है। यूनिकोड एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कंप्यूटर पर हर एक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम या भाषा हो। आज इंटरनेट पर 15 से ज़्यादा सर्च इंजन हिंदी में ही हैं। गूगल ने तो हिंदी में वॉइस टाइपिंग की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है। आज हर किसी कंपनी के मोबाइल में हिंदी भाषा उपलब्ध है। केवल हिंदी ही नहीं, भारत के अन्य भाषाएं भी मोबाइलों में उपलब्ध हैं। किसी भी भाषा का अस्तित्व एकांत में नहीं रह सकता।
और यही कारण है कि विदेश की कई भाषाएं हिंदी के शब्द अपना रही हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पिछले वर्ष 500 नए शब्द शामिल किए गए। इनमें से 240 शब्द भारतीय भाषाओं के थे। हिंदी के शब्द जैसे पापड़, भेलपूड़ी, चूड़ीदार, ढाबा और अरे यार जैसे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, चीता, बंगला जैसे हिंदी शब्द पहले ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो चुके हैं। हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिसे अंग्रेजी ने बहुत सम्मान के साथ अपनाया है, जैसे कि हिंदी का शब्द अवतार। इस नाम पर हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था अवतार। सर पर बांधने वाले कपड़े को बैंडना कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांधना से लिया गया है। अंग्रेजी में चूड़ियों को बैंगल्स कहा जाता है, जो हिंदी के शब्द बांगड़ी से बना हुआ है, जो एक प्रकार की चूड़ी होती है। अंग्रेजी का शब्द बंगलो हिंदी से ही आया है, उसे हम बंगला कहते हैं। अपने क्षेत्र के दिग्गज को अंग्रेजी में मोगल कहा जाता है और यह शब्द हिंदुस्तान पर राज कर चुकी मुगलों से आया है। अंग्रेजी का शब्द मंत्रा की उत्पत्ति संस्कृत और हिंदी के शब्द मंत्र से हुआ है। शॉल हिंदी का शब्द है जिसे अंग्रेजी ने अपना लिया। भारत में सदियों से चल रहे शब्द चंपी से अंग्रेजों ने शैम्पू बना लिया। वैसे ही चटनी से चटनी और तूफान से टाइफून बन गया। यह देखकर हमें पता चलता है कि हिंदी ने अंग्रेजी के शब्दावली को समृद्ध बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ है। इसका मुख्य कारण है कि पूरा विश्व भारत को एक बहुत बड़े बाजार की तरह देखता है, जिससे वो बहुत मुनाफा कमा सकता है। विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी में विज्ञापन जारी कर रही हैं। कंपनियों को हिंदी की ताकत का अंदाजा हो गया है। विदेशी कंपनियों ने हमारी नब्ज पकड़ ली है। उन्हें पता है कि वे भारतीय ग्राहक तक हिंदी के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। फ्रेंच सरकार ने तो करोड़ों रुपए खर्च करके हिंदी सीखने एवं सिखाने वालों के लिए संस्थानें बनाई हैं। चीन, जिसे भारत का कट्टर विरोधी माना जाता है, उसने हिंदी में एक रेडियो चैनल शुरू किया है। चीन को पता है कि विश्व के 130 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। चीन के अलावा भी कई विदेशी देशों में हिंदी रेडियो और हिंदी चैनल चलते हैं। विश्व में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अपना ध्यान हिंदी की ओर दिया है। आप सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की कुछ भाषाओं को विशेष दर्जा दिया हुआ है, जैसे कि चीन की भाषा मैंडरीन, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार को वर्ष में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है, जिससे हिंदी उस स्थिति तक पहुंच सके कि उसे विशेष भाषा का दर्जा दिया सके। संयुक्त राष्ट्र हिंदी को संस्कृत से उत्पन्न भाषा होने के कारण विशेष दर्जा देना चाहती है। विदेशों में इतनी लोकप्रियता देखकर हम सबको बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में हिंदी को आज़ादी से लेकर अभी तक वह दर्जा नहीं मिल पाया है जिसकी वह हकदार है। आज भी हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। अमेरिकी लेखक वाल्टर चैनिंग ने कहा था, विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है, जिसका अर्थ है एक सांस्कृतिक गुलाम होना। आज भले ही हम अंग्रेजों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम ही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी पूरे भारत में बोली जा रही है। हिंदी ही भारत की मुख्य संपर्क भाषा है, लेकिन सरकारी तंत्र में जहाँ हिंदी के लिए नियम है, कानून है, वहाँ हिंदी को वह दर्जा नहीं मिल रहा है जिसकी वह हकदार है। हमारे देश के आम नागरिक के लिए कोई नियम कानून नहीं है कि वह हिंदी में ही वार्तालाप करे। एक आम नागरिक के लिए कोई नियम है, लक्ष्य नहीं है कि उसे 90% वार्तालाप हिंदी में ही करना है, फिर भी वह 100% हिंदी का ही उपयोग कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारी सरकारी व्यवस्था में नियम है, लक्ष्य हैं, फिर भी हिंदी को वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है हमारी मानसिकता, जो अभी भी हिंदी को दूसरे दर्जे की भाषा समझती है और अंग्रेजी को पहले दर्जे का। हमारे कार्यालयों में नियम लागू हैं कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के दस्तावेज एवं आदेश द्विभाषी रूप में जारी होना चाहिए, पर कई कार्यालयों में इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। वहीं एक विदेशी मोबाइल कंपनी के सभी फॉर्म आपको आसानी से द्विभाषी रूप में मिल जाते हैं। भाषा में बहुत शक्ति होती है और हिंदी भाषा भी बहुत सुंदर और सरल भाषा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सितंबर 2015 को भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में कहा था कि भाषा का महत्व हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो लुप्त नहीं हो जाती। आज कहीं पत्थरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लगा रहता है कि यह क्या लिखा है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। संस्कृत भाषा को ज्ञान का भंडार माना जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा जानने वालों की कमी के कारण हम उस ज्ञान के भंडार का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उसका कारण है हम धीरे धीरे संस्कृत से दूर होते चले गए। हम और चीज़ों में इतने लिप्त हो गए कि हमारा अपना लुप्त हो गया। यह हम सबका दायित्व है कि हम अपनी विरासत को आगे लेके जाएं और दूसरी पीढ़ी में संक्रमित करें। हिंदी हमारी राजभाषा है और ये केंद्र सरकार की संपर्क की भाषा है। सरकारी कामकाज संपूर्ण रूप से हिंदी में करना हमारा नैतिक दायित्व है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी प्रशासन से संबंधित होते हैं और भारत सरकार सीधे तौर पर
जनता के हित के लिए कार्य करती है। भारतीय भाषाएं हमें जनता से जोड़ती है, जबकि अंग्रेजी एक दीवार जैसी होती है जिसे आम जनता नहीं समझती है। उनकी भावनाएं अपनी मातृभाषा तक ही सीमित रह जाती हैं। अतः यह सबके हित में ही है कि हम सरकारी कामकाज जनता की अपनी भाषा में करें। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है, सबको जोड़ती है। यह तथ्य स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्पष्ट हो गया है। सभी राज्य के स्वतंत्रता सेनानी ने हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में ग्रहण करके हमें आज़ादी दिलाई। अंत में मैं एक कविता कहना चाहूँगा जिसका शीर्षक है हिंदी ही हिंदुस्तान है। हिंदी ही मेरा मान है, हिंदी मेरा सम्मान है। हिंदी ही मेरा मान है, हिंदी मेरा सम्मान है। हिंदी है मेरी मातृभाषा, हिंदी का ये गुणगान है। संस्कृत का अभ्यंश है, आर्य संस्कृति का अंश है। माँ का इसे सम्मान दो, माता ही ये माता कहो। माँ का इसे सम्मान दो, माता ही ये माता कहो। हिंदी के थे वह शब्द प्यारे कानों में जो बह गए हमारे। हिंदी की थी वो नूरिया जो माँ ने हम पे वारे न्यारे। हिंदी में था वो प्यार जो पिता के गोद से हमको मिला। हिंदी की थी वो सीख गुरु की जिससे ये जीवन खिला। हिंदी की थी वो सीख गुरु की जिससे ये जीवन खिला। हिंदी की थी वो दोस्ती, हिंदी का था भाईचारा। हिंदी की थी वो स्पर्धाएं जिसमें मैं कभी जीता कभी हारा। जीता तो मान हिंदी का, हारा भी तो संतोष था। हिंदी सिखाती दोस्ती, हिंदी सिखाती प्यार है। हिंदी सिखाती दोस्ती, हिंदी सिखाती प्यार है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारा मूल है। हिंदी को जो नीचा करे कमबख्त नामाकूल है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारा मूल है। हिंदी को जो नीचा करे कमबख्त नामाकूल है। हिंदी हमारा धर्म, सेवा देश की ये कर्म है। हिंदी हमारी लाज है, हिंदी हमारा मर्ण है। हिंदी हमारी लाज है, हिंदी हमारा मर्ण है। हिंदी ही मेरा शांति ध्वज, हिंदी मेरी तलवार है। हिंदी ही मेरा शांति ध्वज, हिंदी मेरी तलवार है। हिंदी मेरी सीमा की रेखा, हिंदी मेरा आकार है। हिंदी मेरी सीमा की रेखा, हिंदी मेरा आकार है। हिंदी नहीं बस कोई भाषा, एक आंदोलन, एक आह्वान है। हिंदी हमारी प्राण वायु, आन बान और शान है। बच्चे सीखे बोले हिंदी, हिंदी से बड़े लगाओ सदा। हर भाषा से हो प्रेम, हमें बस हिंदी का हो ऊंचा ओहदा। हर भाषा से हो प्रेम, हमें बस हिंदी का हो ऊंचा ओहदा। हिंदुस्तानियों की इस जगत में हिंदी ही एक पहचान है। हिंदुस्तानियों की इस जगत में हिंदी ही एक पहचान है। प्रवासी हृदय की इन धड़कनों में हिंदी ही हिंदुस्तान है। हिंदी नहीं तो हम नहीं, हिंदी रही तो जग रहेगा। हिंदी बिना ये जगत मुख से माँ भला कैसे कहेगा। माँ जो हिंदी का शब्द है, अब हिंदी नहीं रहेगा तो एक बच्चा अपने माँ को माँ कैसे कहेगा। धन्यवाद। ईशी जोशी इनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बोलते हैं, लिखते भी हैं, और हिंदी लिखने में थोड़ा सा परेशानी कई बार हमें महसूस होती है।